हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एक टीम में 5 लोग करते हैं नॉर्मली। आपसे एक तो ये चीज आप समझ लीजिए कि थर्ड पर्सन भी एडमिशन कर सकते हैं। ये मत समझना थर्ड पर्सन एडमिशन नहीं कर सकते, ओनली पार्टीज एडमिशन कराएं, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो वो करे, ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन में आपका ये जिनका पिक्यूनरी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है वो भी आ जाएंगे, ऐसे पर्सन जिन्होंने ड्राइव किया वो भी आ जाएंगे, और भी आएंगे अभी 19 में 20 में भी आएंगे थर्ड पर्सन, ये लोग भी आएंगे, एजेंट वगैरह भी आ गए। 18 में तो 5 लोग देते हैं। अब देखो आप 19 में देखो क्या कह रहा है। और 19 को समझने के लिए पहले एक बार 19 पढ़ लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल कई बार पूछता है, 19 का भी 20 का भी। तो ये एग्जाम्पल पढ़ाई, और ये तो बड़ा ही टिपिकल सा सेक्शन है। एक बार कोशिश करते हैं इसे देखने की, देखते हैं 19 क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट्स आर एडमिशन। तो ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लाइबिलिटी, मान लीजिए एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसने एक स्टेटमेंट दे दी, उसने एक स्टेटमेंट दे दी थी, ठीक है। तो इस पर्सन की पोजीशन और लाइबिलिटी, पोजीशन और लाइबिलिटी, पोजीशन और लाइबिलिटी इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। अब मान लो नेसेसरी टू प्रूव अगेंस्ट एनी पार्टी, मान लो सपोज करो ए और बी, यहां पे ले लेते हुए ए और बी का केस है ये। ए ने केस किया है कि बी के ऊपर मेरे सपोज करो 10,000, ठीक है, ये केस है, और बी मना कर रहा है। अब मान लो इसमें अगर सी जो है, ये जो थर्ड पर्सन है, इसे हम ले लेते हैं सी है ये, तो सी की जो पोजीशन है या फिर सी की जो लाइबिलिटी है वो इस केस में किसी पार्टी के खिलाफ प्रूव करने की बहुत जरूरत है। इस केस में ए और बी के इस केस में सपोज करो कि सी की पोजीशन लाइबिलिटी ए के अगेंस्ट में प्रूव करने की जरूरत है या बी के अगेंस्ट में प्रूव करने की जरूरत है। ऐसा अगर होता है तो कह रहा है कि ये एडमिशन होंगे जो सी ने कहा, तो ये एडमिशन होंगे। इतनी बात तो अभी कह रहा है, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किन्हीं दो व्यक्ति में केस चल रहा है और कोई थर्ड पर्सन है जिसकी लाइबिलिटी या पोजीशन किसी भी पार्टी के खिलाफ प्रूव करने की जरूरत है, इस केस को प्रूव खत्म करने के लिए, इस केस को सुनने के लिए। तो फिर उसके द्वारा जो थर्ड पर्सन सी है जो उसने कहा वो एडमिशन होंगे। मगर एक चीज और जोड़ दे रहा है कि इफ सच स्टेटमेंट, अगर वो कथन जो है would be relevant as against such person in relation to suit, in relation to such position liability in a suit brought by or against them, if they are made while the person making them occupy such position or is subject to such liability। कह रहे हैं कि अगर मान लो सपोज करो ए, यहां जो हम पढ़ रहे थे अभी ए और बी था, और सी की हम पोजीशन को प्रूव कर रहे थे किसी एक पार्टी का। ये कह रहा है मगर ये तब इनकी एडमिशन होगा, इनका स्टेटमेंट एडमिशन होगा जब कि अगर सपोज करो कि जैसे हम ए के खिलाफ करें तो सी अगर ए पे केस लाता या ए अगर सी पे केस करता, तो जो ये कहता वो एडमिशन होता, अगर है ना, जो ये कहता वो इसकी पोजीशन और लाइबिलिटी पे बात आती, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के खिलाफ केस करते और उस जिस पोजीशन लाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो इस केस में साबित करनी पड़ती, है ना, वो रेलिवेंट होती वो पोजीशन, वो लाइबिलिटी रेलिवेंट हो जाती सपोज करो आप, अगर ऐसा होता ये कह रहा है। और का मतलब हिंदी वाला हो रहा है, इंग्लिश में एंड लो इसको, कि एंड एक बात और कह रहा है कि जब उस व्यक्ति ने वो जो है ऑक्यूपाई करी, मतलब कि ऑक्यूपाई करी वो पोजीशन या वो लाइबिलिटी, उसने उस लाइबिलिटी में उस टाइम वो हो। ओवरऑल 19 ये कह रहा है कि ए और बी में कोई केस है, स्टेटमेंट दी है किसी सी ने दी है, ये कह रहा है कि सी का दिया हुआ कथन भी एडमिशन हो सकता है अगर उसकी पोजीशन लाइबिलिटी, अगर सी किसी एक पार्टी के खिलाफ केस लाता है या उसके खिलाफ केस किया जाता है तो वहां उसकी पोजीशन लाइबिलिटी रेलिवेंट होती है।
और जब उसने वो स्टेटमेंट जब दी थी तब वो उस पोजीशन में वो था या फिर उसको वो लायबिलिटी बनती थी, तब उसने जो कथन कहा था वो कथन सी के खिलाफ केस किया था, सी किसी पार्टी के खिलाफ केस करता और वहां उस रेलिवेंट होता, तो फिर इस केस में भी ए और बी वाले केस में भी वो कथन रेलिवेंट हो जाएगा, ये कह रहा है। मगर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहाँ से ऐसे तो नहीं पूछता, ये यहाँ से पूछता है, इसका एग्जाम्पल पूछता है। अगर 19 से कोई क्वेश्चन बनाता है वो एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल देख के आपको अच्छे समझ आ जाएगा। कह रहा है ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए क्या करता है, ए कौन है, एजेंट मानो आप एक तरीके से, बी के लिए रेंट कलेक्ट करता है। बी के लिए ए क्या करता है, इसका मतलब एजेंट है, जा जाके ये किराया किराया इकट्ठा करता है बी के लिए। बी ने ए पे बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। बी ने क्या करा, ए पे केस कर दिया, और केस ये करा कि ए जो है वो रेंट को ना, रेंट कलेक्ट नहीं कर रहा सी से, नॉट कलेक्टिंग ना, रेंट कलेक्ट नहीं कर रहा सी से, तो बी ने ए पर क्या कर दिया, केस कर दिया कि भाई मैंने इसे रखा हुआ रेंट कलेक्ट करने के लिए, और ये तो सी पे जो मेरा बकाया वो लेके नहीं आया। ए ने कह दिया, अब इस केस में बी और ए में ए ने ये कह दिया, ए डिनाइड दैट रेंट वाज ड्यू। अब ए कह रहा है भाई साहब सी पे आपका रेंट बनता ही नहीं था, आपका ड्यू है ही नहीं, बकाया है ही नहीं, तो मैं कलेक्ट कैसे करूं उसको। बी कह रहा है कि ए रेंट कलेक्ट नहीं करके लाया सी से, ए कह रहा है सी पे आपका रेंट है ही नहीं, तो मैं क्यों कलेक्ट करूं। ये मैटर है इन दोनों के बीच में, बी और ए के बीच में चल रहा है, ठीक है। अ स्टेटमेंट मेड बाय सी दैट ही ओड B rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies that C did not owe rent to B। अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि स्टेटमेंट दी सी ने कि, अब सी तो भाई बढ़िया आदमी था, सी ने कहा नहीं भाई साहब मैं नहीं मान रहा हूँ, सी ने स्टेटमेंट दी कि हाँ भैया मुझ पर ना ड्यू है रेंट, मुझ पर बी का पैसा बकाया है ना, ये इसने एक स्टेटमेंट दे दी। अब ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लाइबिलिटी है ना, ये जो लाइबिलिटी सब्जेक्ट टू लाइबिलिटी है, अभी भी इसमें बकाया तो है ना बी का, और इस सब्जेक्ट टू लाइबिलिटी में इसने क्या किया, एक स्टेटमेंट दे दी, और ये लाइबिलिटी बी और ए के केस में, बी और ए के केस में प्रूव करना बहुत जरूरी है कि इस लाइबिलिटी के अंतर्गत ये था, इसके बिना ये पूरा नहीं होगा, समझ रहे हो आप। थर्ड पर्सन है, और दूसरी बात एक तो पूरा नहीं होगा, और इसमें एक चीज और देखो, कह रहा है एंड इज रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए के खिलाफ रेलिवेंट होगा अगर ए मना करता है कि दैट सी डिड नॉट ओ रेंट टू बी। देखो अब इसे अगर आप सेक्शन पर इसे आप रखकर देखो इस एग्जांपल को, तो सी कौन है, थर्ड पर्सन है, इसकी जो पोजीशन है, वो जो पोजीशन तो छोड़ दो, लाइबिलिटी है, इसकी जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी इस केस में प्रूव करना बहुत जरूरी। इन दोनों का किसी भी के खिलाफ भी मान लो कि बी कल सी पे केस करता, तो सी ने जो कहा कि हमें मेरे पे बकाया, वो उस रेलिवेंट होता, सी ने जो कहा वो रेलिवेंट होता, अगर बी केस करता सी पे तो मेरा पैसा चाहिए दे नहीं दे वही तुम, और वो उस लाइबिलिटी के सब्जेक्ट टू लाइबिलिटी भी है, अधीन भी है लाइबिलिटी के। तो इसलिए क्योंकि वो दोनों जो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं कि अगर बी अगर सी पे केस करता तो उसका कहा हुआ कथन, उसकी लाइबिलिटी जो है वो रेलिवेंट होती, तो फिर इस केस में तो इसकी पोजीशन इन्हें डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, इसलिए सी की जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, रेलिवेंट होगी, ये बोल रहा है। और यहां से हमेशा ये क्या करता है, 19 से ये वाला एग्जाम्पल उठा के रख देगा आपके सामने, यही पूछेगा कि क्या सी ने जो कहा है पोजीशन और लाइबिलिटी वाली जो वो है क्या रेलिवेंट होगी कि नहीं होगी, तो इसमें आंसर आएगा इसका रेलिवेंट होगी, ठीक है। ये भी देखो थर्ड पर्सन है, 19 भी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। इसका मतलब 20 तो बहुत आसान है, और 20 से भी एग्जाम्पल पूछता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कह रहा स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट और एडमिशन। कह रहा है अगर मान लो सपोज करो कि ए और बी के बारे में है, और इनमें से किसी पार्टी ने किसी थर्ड पर्सन को, सी को मान लो, एक्सप्रेसली रेफर किया है इंफॉर्मेशन के लिए कि जाओ ये बात तो उसको पता है, उससे पूछो,
एक्सप्रेसली रेफर करा, सी को ये बात पता, सी से पूछ लो। अगर उसने एक्सप्रेसली रेफर किया और सी ने फिर कोई कथन दे दिया, सी ने कोई स्टेटमेंट कर दी, तो वो क्या होगी? एडमिशन। समझ आ रही बात? ये तो बहुत आसान है ना कि अगर दो पार्टी में से किसी पार्टी ने एक्सप्रेसली रेफर कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, तो थर्ड पर्सन अगर कुछ कहता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो क्या होगी? एडमिशन। यहां से भी एग्जांपल पूछता है, पर एक्सप्रेसली रेफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। एक बात आप अच्छे समझ लेना, इम्प्लाइड रेफरेंस की बात नहीं कर रहा। जब वर्ड इन्होंने यूज कर लिया ना एक्सप्रेसली, और जब इन्होंने इसको क्वालिफाई कर दिया, अगर रेफरेंस को एक्सप्रेसली रेफर किया है, इसका मतलब कि इम्प्लाइडली इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अगर बाई चांस से पूछेगा नहीं, और अगर पूछता कि इम्प्लाइडली रेफरेंस काम करेगा तो नहीं करेगा, ध्यान रखना, इम्प्लाइडली नहीं चलेगा इसमें सिर्फ एक्सप्रेसली चलेगा। पीटी में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कई बार, वो हल्का सा आपके मन में ना डाउट डालने की कोशिश करते हैं। पूरा पीटी ऐसे ही चलता है। नॉर्मली तो आपको पता होता है ये कॉन्सेप्ट है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो आपके मन में डाउट डाल देते हैं। अब आपको अगर प्रॉपर ठीक से आपने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया है, अगर आपने इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया इस वर्ड पे, तो क्या होगा? आप इम्प्लाइडली एक्सप्रेस, अरे रेफरेंस तो था ही 20 में, हो सकता है इम्प्लाइडली भी आ जाएगा, बोथ मार दिया आपने, गलत हो गया। एग्जाम्पल देख लो आप इसका। एग्जाम्पल कह रहा है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी साउंड। क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को जो घोड़ा बेचा है वो साउंड है कि नहीं है। ए ने बी से कहा जाओ सी से पूछ लो, उसे सब कुछ पता है। ए ने कहा कि जाओ सी से पूछ लो, उसे पता है सब, साउंड है कि नहीं। अब सी ने अगर साउंड कह दिया तो भी एडमिशन, अनसाउंड कह दिया सपोज करो नहीं यार घोड़ा तो ठीक नहीं है, तब भी एडमिशन, किसी क्लास हो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एक चीज होगी। अब यहां से हमने 17, 18, 19, 20 4 सेक्शन एडमिशन पढ़े, तो पता लगा 17 में एडमिशन होता क्या है, 18, 19 और 20 में पता लग गया कौन कौन कर सकता है। ठीक है, 20 में वो है जिसे रेफर किया होगा, 19 में वो है जिसकी पोजीशन लायबिलिटी तय होनी है, और 18 में ऐसे 5 लोग हैं, पार्टी था, आपका कौन था, एजेंट था, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आप चल रहे थे, पिक्यूनरी वाला अगर कोई है, प्रोप्राइटरी वाला है, या फिर जिससे आपने इंटरेस्ट ड्राइव किया है। ऐसे 4-5 लोग जो थे 18 में, उनका आपका एडमिशन होगा। 21 कह रहा है कि ये 21 से देखो क्वेश्चन पूछता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी तक तो बता रहा है कि एडमिशन रेलिवेंट होंगे, किसके होंगे ये भी बता दिया इसने। अब ये बता रहा है 21 ये कह रहा है कि एडमिशन मतलब रेलिवेंट है कि नहीं, उन्हें कब कब आप प्रूव कर सकते हो, किसके खिलाफ प्रूव किया जा सकता है। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें वैसे एक सिंपल चीज आपको मैं हिंदी में बता दूं, जो क्वेश्चन बनता है यहां से वो ये बनता है कि एडमिशन आप अपने पक्ष में प्रूव नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं, अपने ओन गुड के लिए नहीं, आपके अंगेंस्ट में एडमिशन प्रूव किया जा सकता है, अंगेंस्ट में प्रूव कर सकते हो। और उसके पीछे जो मेन मुद्दा है, अंगेंस्ट में प्रूव कर सकते हो आप एडमिशन को, आप अपने लिए उसे प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लॉ ये कह दे कि एडमिशन अपने लिए प्रूव कर सकते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे, तुरंत रोज एक एडमिशन करेंगे। उन्हें पता है कल इसे आज ऐसा बोल देता हूँ और लिख लेता हूँ, लिख के रख लेता हूँ, 2-4 लोगों को बोलाता हूँ जाके बार, और कल अपने लिए इसे यूज कर लूंगा कोर्ट में ले जाके, देखो जी मैंने तो ये कहा था, देखो जी मैं तो ये कहा था उस दिन, 1 महीने पहले कहा था, 2 महीने पहले कहा था, देख लो। इसलिए अपने लिए यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, अब आपके अगेंस्ट में यूज हो सकता है एडमिशन, नॉर्मली जनरल रूल कहता है, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, मगर जनरल रूल यही है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके खिलाफ हो सकता है, किसके खिलाफ नहीं हो सकता। देखो कह रहा है एडमिशंस आर रेलिवेंट, पहले तो ये बता दिया इसने कि रेलिवेंट होते हैं ना। दूसरा कह रहा है एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स दैट। कह रहा है किसके खिलाफ प्रूव कर सकते हो आप, अगेंस्ट किसे कर सकते हो, हु मेक्स दैम, जिसने एडमिशन किया है उसके खिलाफ आप एडमिशन प्रूव कर सकते हो। ठीक है जी। और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, और किसके खिलाफ कर सकते हो कि आप
उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के खिलाफ कर सकते हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर मर जाता है सपोज करो, तो उसकी प्रॉपर्टी किसी को मिल जाए, उसके खिलाफ कर लो। जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में, उस इंटरेस्ट में जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी है जो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने उसमें नहीं कर सकते। आगे कह रहा है बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम। तो इसने ये और बोल दिया कि भाई साहब आप इनको प्रूव नहीं कर सकते जिस आदमी ने किया उसके लिए या उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के पक्ष में नहीं कर सकते। तो जो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जो एडमिशन करता है, जो एडमिशन कर सकता है करता है, उसके अंगेंस्ट में प्रूव होता है, पक्ष में नहीं जाता ये, ठीक है ना, फेवर में नहीं जाता ये, अगेंस्ट वाले के जाइए आप। अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो एडमिशन प्रूफ हो सकता है, आपके फेवर में जा रहा है तो फिर आप प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो 21 से पहला क्वेश्चन क्या बनाएगा, 21 से पहला क्वेश्चन यही बनाएगा वो कि एडमिशन रेलिवेंट है, किसके खिलाफ प्रूफ हो सकता है, तो जिसने क्या उसके खिलाफ प्रूफ हो सकता है, उसके लिए प्रूफ नहीं हो सकता, उसके पक्ष में नहीं हो सकता। मगर 2-3 इसने एक्सेप्शन दे दिया इसमें, ठीक है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। तो पहला कह रहा है कैन एडमिशन में बी प्रूव्ड, एक्सेप्शन 1 ले ले रहे हम लोग यहाँ पर, कैन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, तो अपने लिए भी, अपने जो उसके बिहाफ पे भी प्रूफ हो सकता है। व्हेन इट इज सच ऑफ अ नेचर, इस तरीके का, इस प्रकृति का वो एडमिशन है, दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड, अगर वो व्यक्ति मरा होता, मर जाता, इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 32। कह रहा है कि अगर मान लो सपोज करो ए है, ए ने एक स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट सपोज करो आप ऐसे दी इन्होंने कि मान लो कि इस पे हमला हुआ, मान के चलो आप इस पे हमला हुआ और इसने बहुत ऐसे चाकू वाकू लग गए और एक कोई व्यक्ति इसका भाग के आया, जो भाई साहब क्या हुआ आपको चाकू से मारे, इसने बता दिया कि भाई साहब मेरे को ना बी ने चाकू मारा। उसके बाद वो आदमी से हॉस्पिटल लग गया, ले गया और ये बंदा बच गया, ठीक है, ए बच गया, मरा नहीं मरा। अब कल केस हुआ बी के खिलाफ। अब बी कह रहा है भाई, अब ए ने बोला कि भाई साहब मैंने तो वहां पर ना एक स्टेटमेंट दी थी और मैं उसे एज ए एडमिशन प्रूव करना चाहता हूँ, है ना। बी के लॉयर ने बोल दिया कि नहीं भाई साहब कैसे कर लोगे, अब ये तो आपके पक्ष में जाएगा, हम तो नहीं करने देंगे। तो ए के लॉयर ने कहा कि भाई साहब पहले आप एक बार उसका एक्सेप्शन 1 भी तो पढ़ लो। एक्सेप्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि वो इस तरीके का नेचर का स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट इस तरीके की नेचर की है कि अगर ये आदमी मर जाता, अगर ये आदमी मर जाता तो थर्ड पर्सन कौन होता, सपोज करो आप कि बी के खिलाफ ही केस करती, स्टेट करती, ये तो भाई साहब मर ही गए थे, स्टेट करती, तो स्टेट और बी के खिलाफ इसका जो स्टेटमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन की तरह 32 में रेलिवेंट हो जाता ना, डाइंग डिक्लेरेशन की तरह 32 में रेलिवेंट होता। तो अगर ये इन दोनों खिलाफ, इन थर्ड पर्सन के बीच में रेलिवेंट होता, तो फिर ये यहां पर अपने लिए भी इसका क्या बोलते हैं, इसको अपने बिहाफ पे भी प्रूव कर सकता है। जनरल रूल है कि अगेंस्ट में प्रूव होता है, मगर यहाँ पर तो अपने बिहाफ पे भी प्रूव कर सकता है, क्योंकि अगर ये मर जाता तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती, थर्ड पर्सन के बीच में, बी और उसके बीच में रेलिवेंट हो जाती है ना। एक तो ये कह रहा है, तो 32 में अगर वो रेलिवेंट हो जाती तो थर्ड पर्सन के बीच में, तो यहाँ पर भी वो प्रूव कर सकता है। दूसरा कह रहा है ये कैन एडमिशन में भी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, वही वाली बात आ गई कि अपने लिए प्रूव कर सकते हो आप। व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। ये कह रहा है कि आपकी जो स्टेटमेंट आपने दी है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या है, स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी है। आपके स्टेटमेंट में स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्ट करती है। ऐसे मान लो कोई बात आपने कही, अपने इंटेंशन के बारे में बात कर लो, आप गुड विल फलाना ढिमकाना, 14 में हमने देखा ही था, रेसनेस, इल विल, है ना, गुड फेथ, सारी चीजें ले लो। और स्टेट ऑफ बॉडी तो आप जानते हैं क्या होता है, कवर दर्द, पैर दर्द, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं, है ना। तो ऐसा मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट जो है उसमें क्या कंसिस्ट कर रहा है,
उसमें कंसिस्ट कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी रेलिवेंट और इन इशू। मान लो जो कि उस स्टेटमेंट में जो उसने स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी का थी वो क्या थी, वो फैक्ट इन इशू थी या रेलिवेंट फैक्ट। एक तो बात ले लो, मेड एट और अबाउट द टाइम, और कब कही गई, मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्ट। और उसने ये स्टेटमेंट दी कब थी, जब उसका स्टेट ऑफ माइंड था, स्टेट ऑफ बॉडी में वो एग्जिस्ट करती थी। सपोज करो कि उसको चोट वोट लग गई थी, है ना, इंजरी वगैरह हो गई थी, तो वो इंजरी जब उसे लगी थी तब उसने सपोज करो वो स्टेटमेंट दी थी कि मेरे को तो ऐसे लग गई है, हो गया, ठीक है। और देखो, एंड इज कंपेन्ड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कंडक्ट है साथ में, इसमें क्या है, सिर्फ बोल नहीं रहा, वो उस स्टेटमेंट को देते देते साथ में कंडक्ट भी करा, और कंडक्ट वो ऐसा है कि फॉल्सहुड को इम्प्रोबेबल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, फॉल्सहुड को क्या कर रहा है, इम्प्रोबेबल कर रहा है। मतलब इसके झूठे होने की जो संभावना है उसको खत्म कर रहा है। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कि इम्प्रोबेबल मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल टाइप आप समझो, एक तरीके से इम्पॉसिबल से एक डिग्री नीचे होता है ना। तो उस फॉल्सहुड को इम्प्रोबेबल कर रहा है। दो तीन चीजें इसमें कह रहा है कि एक तो आपने एक स्टेटमेंट दी, उसमें आपका स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी एग्जिस्टेंस में उसकी बात करी आपने, बात जो करी वो सिर्फ बात नहीं करी, उसके साथ आपका कंडक्ट भी ऐसा था उस टाइम कि उस कंडक्ट को देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो गलत होने की संभावना है ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप अपने लिए भी उस एडमिशन को प्रूव कर सकते हो, ये कहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी दिया नीचे, मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूं, इसका एग्जाम्पल इसी सेकंड वाले से रिलेटेड ना, इधर देखो आप, एग्जाम्पल नंबर डी देख लो आप, ये सेकंड वाले पर है। देखो क्या कह रहा है, एज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए के ऊपर इल्जाम है कि भाई आपने चोरी का माल खरीदा, आपको पता था चोरी का माल है, आपने खरीद लिया, ठीक है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज्ड टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। उसने ये बताया कि भाई साहब मैंने तो इसको कम दाम पे बेचने से साफ मना कर दिया। मान लो 10 रुपए की चीज थी, मैंने बोला कि नहीं भैया मैं तो 9 की नहीं बेचूंगा, 10 की ही बेचूंगा चीज को। ये उसने ऑफर किया, मैं प्रूव करना चाहता हूं, मेरा एडमिशन है। अब देखो, ए मे प्रूव दिस स्टेटमेंट दो दे आर एडमिशन, चाहे वो एडमिशन में वो प्रूव कर सकता है, बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। अब देखो, इसमें कहना चाह रहा है कि इसकी स्टेटमेंट है कि मैं इसे कम दाम पे नहीं बेचूंगा, और उसने बेचा नहीं है, कंडक्ट है कि भाई मैं नहीं बेच रहा इसको, साफ मना कर दिया उसने। और ये कंडक्ट बता रहा है कि अगर ये माल चोरी का, इसे पता होता कि माल चोरी का, इसे खरीदा होता, तो फॉल्सहुड को पड़ा, चोरी वाला तो सस्ते में बेच देता, मगर इसने साफ मना कर दिया कि भैया मेरा तो बिल्कुल वो है, मैं तो इसे 10 रुपए से कम नहीं बेचूंगा। और ये कब उसने ये बोला होगा, ये कब बोला होगा, जब उसने वो एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसका जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, गुड फेथ वगैरह एग्जिस्ट कर रही थी, तब की बात है ये। तो ये एडमिशन ही अपने लिए प्रूव कर सकता है। ये वाला एग्जांपल यूपी पूछ देता है कि उसे कम माल पे बेचने से मना कर दिया, तो क्या ये रेलिवेंट है, अब ये रेलिवेंट है। तो इसका ई देख लो, ई कह रहा है एज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन हिज पोजेशन काउंटरफीट कॉइन व्हिच इज न्यू टू बी काउंटरफीट। ठीक है, उसे पता था कि काउंटरफीट कॉइन है, और वो उसे मतलब के उसके पास काउंटरफीट कॉइन पाए गए हैं, ठीक है। उसने ये ऑफर किया कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि भैया मैंने एक स्किलफुल पर्सन से, एक जौहरी से, मान लो जौहरी तो नहीं, skillful person to examine the coin as he doubted whether it was counterfeit or not, and that the person did examine it and told him it was genuine। तो ये उसका कंडक्ट दिखा रहे हैं,
कि भाई मैंने तो चेक तक करवाया था और उसने कहा था भैया ये बिल्कुल ठीक है, तो मैंने इसे रखा हुआ कॉइन को। तो इसके कंडक्ट को, उसके स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसको ये प्रूव कर सकता है अपने पक्ष में, नॉर्मली नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जांपल आप ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी। इसके बाद इसका थर्ड तो बहुत आसान है। थर्ड जो इसका वो है एक्सेप्शन है, तीसरा कह रहा है एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट if it is relevant, otherwise then as an admission. If it is relevant, otherwise then as an admission. ठीक है जी, तो ये भी आप समझ लो। ये तो कह रहा है कि अगर एडमिशन वैसे प्रूव किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। कह रहा भैया आपकी कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप उसे जाके अगर वो कहीं और रेलिवेंट हो रहा है, किसी और सेक्शन में अगर रेलिवेंट हो रहा है एडमिशन के अलावा, तो आप आ जाके प्रूव कर लो। उसे यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत पड़ी आपको, ठीक है ना। ये भी सिंपल सी बात है। तो ये तीसरा तो इतना नहीं पूछता, जो पूछता है वो पहले दो में से पूछता है, वहां से ज्यादातर वो एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका 21 से क्वेश्चन जो बनता है ये होता है। पहले तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछता है कि अपने पक्ष में कर सकते नहीं कर सकते, तो अपने पक्ष में आप एडमिशन प्रूव नहीं कर सकते, नेक्स्ट में होगा। एक्सेप्शन 3 दिए, कौन कौन से दिए कि अगर भाई साहब वो मर जाते तो 32 में रेलिवेंट होता अगर वो, तो फिर इनका भी रेलिवेंट हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, इसमें स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी बताई है जो कि कंडक्ट के साथ थी और उसे एक्सप्लेन कर रही थी, फॉल्सहुड को इम्प्रोबेबल बना रही थी ना, उसका कंडक्ट बना रहा था, वहां भी हो जाएगा। और एडमिशन किसी और सेक्शन में रेलिवेंट है तो वहां कर लो आप, हम तो मना कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वहां से ही पूछ लेता था। ये भी हो। इसके बाद कह रहा है कि 22 आप एक बार अगर इसका देखो तो ये कह रहा है, अब ये बात जो कर रहा है वो कह रहा है कि ओरल एडमिशन डॉक्यूमेंट के रेलिवेंट होंगे कि नहीं होंगे। देखो 22 कह रहा है, सॉरी 21 नहीं है 22 है। 22 कह रहा है कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉन रेलिवेंट। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई बात कही गई है तो फिर उसके ओरल एडमिशन रेलिवेंट नहीं होंगे। आपको डॉक्यूमेंट की बात डॉक्यूमेंट से करो जी, आप ओरली मत करो। मगर इसमें एक चीज और बताएगा, देखना आप अभी। कह रहा है अनलेस एंड अल्टिल, कब तक आप ओरल एडमिशन नहीं कर सकते? द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under the rules herein of the content or unless the genuineness of a document produced is in question। ये यहाँ पे ये unless जो है ना, ये पूछ लेता कोई भाई से, तो बोलता है कि आप कब कब ओरल एडमिशन कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट का, कब कर सकते हो? एक तो या तो आपको सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए वो हो जाए, और दूसरा कह रहा है कि आप उसकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस जो है, ठीक है, उसकी जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में आ जाए। अगर ऐसी दो स्थिति है तो आप किसी डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। सॉरी, ओरल एविडेंस बोल रहा हूं, ओरल एडमिशन आप प्रूव कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट की, वरना आपको डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट से ही करना। तो यही क्वेश्चन जो पूछता है 22 में पूछता है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें आप क्या ओरल उसके कंटेंट को प्रूव ओरल वो कर सकते हो? तो नॉर्मली आंसर जो होता है वो नो होता है, मगर वहां पे वो पूछता है जवाब आपसे, वो एक्सेप्शन पूछता है कि स्थिति में आप कर सकते हो। पहले तो अगर आप सेकेंडरी के लिए एंटाइटल हो, और दूसरा कि वो खुद जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में आ गई है कि जेन्युइन है कि नहीं है, तो आप कर सकते हो। और इसी का 22A जो है, जो कि कहीं भी अगर डॉक्यूमेंट की बात आ रही है तो आजकल क्या है, 2000 के उससे जोड़ दिया ना, 2000 के उससे जोड़ के सबको इलेक्ट्रॉनिक भी कर दिया। तो कह रहा है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक हो उसका कंटेंट हो तब भी आप ओरल नहीं कर सकते, और उसमें तो सेकेंडरी में भी नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ जब तक उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में ना हो। देखो 22 से देख लो, कह रहा ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर नॉट रेलिवेंट unless the genuineness of the electronic record produced in question।
तो यहाँ पर सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसमें तो सेकेंडरी एविडेंस पे भी नहीं कर सकते, आप एंटाइटल हो चाहे ना हो, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में तो जेन्युइननेस पे ही जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तो आपको जेन्युइननेस पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 और 22 से क्या कह रहा है, ये तो सिंपल है। यहाँ क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि अगर डॉक्यूमेंट है तो याद रखना कि आपको सेकेंडरी एविडेंस और आपका ये जेन्युइननेस पे जाओगे तो कर सकते हो आप पूरा उसमें एडमिशन प्रूफ कर सकते हो। और अगर उसका 22 से जोड़ दिया तो उसमें सिंपल सी बात कह रहा है कि आपको सिर्फ जेन्युइननेस चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन 23। ये सब जो छोटे छोटे सेक्शन है ना, 22 है, 23 है, यहां से क्वेश्चन बनाता है, इसलिए इनको आप छोड़ना मत। एविडेंस खुद में एक ऐसा वो है, ये तो बहुत छोटा सा है, 167 कुल सेक्शन है इसमें से कम 140 पीटी के हिसाब से तो लगभग 140 145 सेक्शन ऐसे हैं जहां से वो क्वेश्चन बनाता है। मेंस में तो इसमें जो सिलेबस है एविडेंस में बहुत कम हो जाता है, बहुत सारे एरिया ऐसा है आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ती। पर पीटी में आपको एविडेंस, देखो एविडेंस जो है आपका सीआरपीसी आईपीसी के बराबर वैल्यू रखता है एज मार्क्स में, मतलब सीपीसी से और सीआरपीसी सीपीसी और इनसे पूछ रहा है 20-20 का, तो एविडेंस से 20 का पूछ रहा है, पर अपने आप में है बहुत छोटा, तो इसलिए यहां से पूरे 20 में से 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे आपको 500 सेक्शन आपको याद करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको 140-150 सेक्शन में काम हो रहा है आपका, और वेटेज उतना ही आपको नंबरों का, तो क्यों छोड़ो इसको, इसे अच्छे से करो। एविडेंस में से बट्टे बट्टे नंबर लेके आ सकते हो आप, और वही सिंपल सिर्फ और सिर्फ इतना करके कि आप सेक्शन के साथ उसके कीवर्ड को रिलेट करते जाओ, एक कहानी की तरह फिंगरप्रिंट्स पे उसे 2-4 बार रिवाइज कर लो बस। इससे ज्यादा आसान तरीका पीटी निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा एकदम कि आप एक से पकड़ना शुरू करो और इसको लेके जाओ, पूरा पूरा लेके जाओ। जैसे 50 तक पढ़ लिया तो 50 तक ले, 1 से 50, 50 से 100 गए तो 1 से 100, 100 से 150 गए तो 1 से 150 चले। जब आप 2-4 बार ऐसे रिवीजन कर लोगे आप भूलोगे ही नहीं, कोई बेरक नहीं भूल सकता। ठीक है ना, देखो उसका 23 देख लो। 23 कह रहा है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, तो ये बता रहा है कि एडमिशन आके सिविल केसेस रेलिवेंट कब होंगे, नॉर्मली होते नहीं है। देखो क्या कह रहा है, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट, तो ये तो बहुत एक बात इसमें कहते हैं कि सिविल केसेस में एडमिशन रेलिवेंट नहीं होंगे इफ इट इज मेड, अगर if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given। पहला कह रहा है कब कब एडमिशन सिविल केसेस में रेलिवेंट नहीं होंगे, अगर मान लो उसने कंडीशन लगा दी, जो बंदा कंडीशन लगा दी कि एविडेंस नहीं दिया जाएगा इसका, जैसे मान लो ए और बी के बीच में मैटर को चल रहा है, पैसे का लेन देन का मैटर है, सेटलमेंट करने बैठे बीच में, और यहाँ पे ये मान लिया कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे तो है मेरे ऊपर 10,000 रुपये, वो मेरे पास देने के लिए नहीं है, मेरे पास तो है जो 1,000 रुपए है, लो तो लो वरना निकलो। यहाँ पे इसने एडमिशन तो कर लिया ना कि हाँ भाई मान लो तुम्हारे 10,000 रुपए है, मगर ए ने यहाँ पे और बोल दिया भाई साहब देखो जो भी सेटलमेंट में बात होगी ना आप इसका एविडेंस नहीं दे सकते, तो फिर ये जो एडमिशन इसने कर लिया कि मानना आपके 10,000 रुपए, ये रेलिवेंट नहीं रहेगा, नॉट रेलिवेंट हो जाना है। और जब रेलिवेंट ही नहीं रहेगा तो उस पर एविडेंस क्या दोगे आप, कोर्ट एविडेंस ही नहीं लेंगे उसका, क्योंकि एविडेंस रेलिवेंट पे लिया जाता है। सिविल केसेस में अगर या तो कंडीशन के साथ आया हो कि इसका एविडेंस देना ही नहीं है, और या फिर अंडर सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां हो कि कोर्ट इन्फर कर सके, कोर्ट ये निकाल सके वहां से दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, या फिर कोर्ट खुद ये इन्फर कर ले कि पार्टी ने एग्री किया था कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई एक्सप्रेसली कंडीशन हो कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। इन दो स्थितियों में 23 कहता है कि सिविल केसेस में क्या होगा जी, एविडेंस नहीं दी और एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज आप देख लो, 23 कह रहा है ये। और इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूं,
जब भी कभी सिविल केसेस में कोई एडमिशन करो आप, तो वहां पर एक वर्ड लिख देना आप, उसके ऊपर बड़ा बड़ा ऐसे करके ना, नो प्रिजुडाइस, नो प्रिजुडाइस, मतलब कि इसका मतलब होता है कि मेरे इसका कोई एविडेंस में यूज नहीं होगा, मेरे खिलाफ इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप कुछ भी लिखो तो सिविल केसेस में वो एविडेंस में नहीं जाएगा, वो रेलिवेंट नहीं होगा ना। आपने एक्सप्रेस कंडीशन लगा दी कि मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी। यहां तक हो गया हमारा 17 से लेके ये हो गया एडमिशन 23 तक। अब आता है कन्फेशन 24 से। देखो इसको कन्फेशन कहीं डिफाइन तो करा नहीं है, एडमिशन तो फ्री बताया। तो एक बात आप समझ लो, देखो ये होती है ये होती है स्टेटमेंट। सपोज करो एक ये स्टेटमेंट है, तो ये हो गई एडमिशन, मान लो आप इसको। हर स्टेटमेंट तो एडमिशन नहीं है ना, मगर हर एडमिशन तो स्टेटमेंट है। अगर मान लो कि एडमिशन को आप ये मान लो स्टेटमेंट एक बड़ी चीज हो गई, हर एडमिशन स्टेटमेंट है, मगर हर स्टेटमेंट तो एडमिशन नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर आप ले लो, ये हो गया आपका कन्फेशन, ये हो गया कन्फेशन। हर कन्फेशन एक एडमिशन है, मगर हर एडमिशन एक कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन सिर्फ सिविल में जाता है, अपनी गिल्ट को जो आप मानते हो, गिल्ट को जो आप एडमिट कर लेते हो कि हाँ ये मैंने जुर्म किया है, ओनली क्रिमिनल में जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए, कन्फेशन है। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि अगर स्टेटमेंट जीनस है, अगर स्टेटमेंट जीनस है तो एडमिशन क्या है? स्पीसी है। और अगर एडमिशन स्पीसी है तो सर जीनस है तो कन्फेशन स्पीसी है। समझ में आ गए? जैसे क्या बोलते नहीं है, कल पे वो होमोसाइड क्या है? जीनस है। मर्डर क्या है? स्पीसी है। ऐसे यहां पर है, स्टेटमेंट अगर जीनस है तो एडमिशन क्या है? स्पीसी है। और अगर एडमिशन जीनस मान लो आप तो कन्फेशन क्या है? स्पीसी है। कन्फेशन भी तो एक एडमिशन ही है, कन्फेशन भी तो एक स्टेटमेंट ही है, मगर ये क्रिमिनल में अपनी गिल्ट का है खाली, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि कन्फेशन कब इररेलीवेंट हो जाएगी। तो ये 24, 25, 26 ये सब ऐसे बता रहा है कि भैया देखते हैं क्या क्या होता है। 24 कह रहा है आपका, 24 कह रहा है, और बहुत अगर इजी लैंग्वेज में नॉर्मल बात बताऊं, 24 कहता है भैया तीन चीज आप इसमें पकड़ के रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। वो आ जाती है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। ये तीन चीजें अगर तीन चीजें अगर आपने देखे, मान लीजिए कन्फेशन एक्सट्रैक्ट किया, कन्फेशन लिया है किसी का, तो वो इररेलीवेंट हो जाएगा। सिंपल बात तो ये है, 24 का क्रक्स तो ये है। और भी दो तीन चीजें बीच में, मगर ये सिंपल आप ले लो कि अगर आपने किसी को लालच देके इंड्यूस किया, आपने सपोज करो थ्रेट, धमकी वगैरह दी या प्रॉमिस दे दिया, इन तीनों चीजों के बाद आप भैया अगर ले रहे हो किसी का कन्फेशन, तो कन्फेशन तो वॉलंटरी होना चाहिए ना, अगर कोई अपनी गिल्ट का कर रहा है तो। अब मेंस के अगर आप एडमिशन कन्फेशन पढ़ रहे हो तो कन्फेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और पीटी पर्पज से आपको ये पकड़ के चलना है किस सेक्शन में कौन से वर्ड ऐसे हैं जहां से वो बनाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इससे पढ़ते 24 क्या कह रहा है। 24 कह रहा है कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इररेलीवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर एक्यूज्ड ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई कन्फेशन किया तो इररेलीवेंट हो जाएगा अगर, ठीक है, अगर, अरे एक चीज मैं भूल गया इसके ऊपर, मैं एक और इसमें क्लियर कराता हूँ। 23 में एक बार वापस आओ आप इसी के ऊपर, 23 का एक्सप्लेनेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, मैं नीचे चला गया। एक्सप्लेनेशन में जो ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जाम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील
from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126। ये कह रहा है कि 126 में अब ये पूछता क्या, देखो मैं आपको बताऊं, आप ये छोड़ो कि एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, ये सिर्फ यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि 23 का एक्सेप्शन क्या है, 126 का एक्सेप्शन क्या है, 23 का एक्सेप्शन क्या है, 126 का एक्सेप्शन क्या है। तो आप ये याद रखना 23 का एक्सेप्शन 126 है, यहां से क्वेश्चन यही यू क्वेश्चन यही पूछता है कि 23 का एक्सेप्शन क्या है, 126 इसका एक्सेप्शन ये पूछता है आपसे। और 126 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक बार समझ जाओगे आप बात को कि वहां पर अटॉर्नी वगैरह से अगर कुछ कह दिया है तो वो सबको उन्हें आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप हमें बताओ कि आपको एक्टिव में क्या कहा, उनको अगर कोई बात पता लगी है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मतलब उससे कोई कम्युनिकेशन हुई है मान लो किसी एक्टिविस्ट की, तो मैं वहां पढ़ूंगा बता दूंगा। ये ध्यान रखना कि 23 और 24 एक दूसरे के एक्सेप्शन में जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो 24 पढ़ रहे थे, तो इसमें कह रहा है कि कन्फेशन जो किया है वो इररिलेवेंट हो जाएगा अगर इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एन इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस। तो कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि जो कन्फेशन किया है वो किसी इंड्यूसमेंट में आकर किया है या थ्रेट में आकर किया है या प्रॉमिस की वजह से किया है तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, मतलब कि इसमें अब देखो पीटी पर्पस से तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट होती है। कह रहा है हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी से भी। प्रोसीडिंग फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी, पर्सन इन अथॉरिटी ने अगर मान लीजिए उसको इंड्यूसमेंट दी है, थ्रॉट दी है, या अब मान लो कोई बंदा किसी 300 लोगों के मर्डर में फरारी काट रहा है और मैं जाके उसे इंड्यूसमेंट दूं कि तू एक काम कर जाके ना कन्फेशन कर ले और मैं तुझे छुड़वा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो बंदा जाके कन्फेशन कर ले और बाद में बोले अरे वही तो उन्होंने इंड्यूसमेंट दिया, थ्रेट दिया, प्रॉमिस किया, छुड़वा लूंगा। तो भाई साहब जिनकी आप बात कर रहे हो वो गुप्ता जी क्या है, वो कोई अथॉरिटी है, कोई भी कुछ कहेगा मान लेंगे क्या हम? अगर मान लीजिए कि आईओ, कोई पुलिस वाला, कोई जज, कोई जेलर, ये सब लोग अगर आपको प्रॉमिस करें, इंड्यूस करें, थ्रेट करें, ये पर्सन इन अथॉरिटी है ना। कोई थर्ड पर्सन ऐसी आके कुछ कर दे वो तो पर्सन इन अथॉरिटी है नहीं है, तो उसकी नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर पर्सन अथॉरिटी चाहिए। और देखो क्या कह रहा है, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू गिव द एक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड विच वुड अपीयर टू बी रीजनेबल for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the precedent against him। अब देखो ये जो एक और पकड़ लो कि एडवांटेज पकड़ लो, तो एक वर्ड पकड़ लो यहां से, क्या कह रहा है उसे एडवांटेज, और दूसरा कह रहा है एनी अवॉइड एनी एविल, अवॉइड एनी मतलब कि फायदा और नुकसान की बात कर रहे हैं, फायदा नुकसान की बात कर रहे हैं, ओवर टेम्पोरल नेचर। टेम्पोरल नेचर की बात कर रहे हैं। टेम्पोरल नेचर मतलब आप समझो इसको कि भौतिक की, मतलब उसमें कुछ उससे रिलेटेड, उससे केस से रिलेटेड कोई फायदा नुकसान हो उसको। टेम्पोरल, मान लो सपोज करो कि एक पुलिस वाले ने बोला, आईओ जो था उस केस में, उसने बोला देख भाई तूने तो कर दिया मर्डर, लगी है तेरे को 300 को, और तुझे बहुत दुख भी हो रहा होगा, 2 लोगों को तूने मार दिया, अब तू एक काम कर कन्फेशन कर ले, और देख भगवान सब देख रहा है, भगवान तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तुझे पाप से तुझे जो मर्डर किया ना इससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी, भगवान सब देख रहा है। और भाई साहब ने कन्फेशन कर लिया है ना। तो फिर ये वाला जो कन्फेशन है ये प्रॉमिस में या इंड्यूसमेंट में नहीं है, ये वाला कन्फेशन जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि जो एडवांटेज वो गेन कर रहा है इसमें वो टेम्पोरल नेचर का नहीं है, वो भौतिक टाइप का नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल है। मर जाएंगे तो भगवान देख रहा है, वो लिखा जा रहा है आपको उसमें ना, तो इसलिए उसमें नहीं आएगा। समझ आई मेरी बात? टेम्पोरल नेचर का मतलब क्या है?
वैसे तो ये नहीं पूछता है, मगर ये नहीं है किसी भी टाइप का कोई प्रॉमिस कर दिया है, इंड्यूसमेंट कर दी तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा। इररेलेवेंट तब होगा जब एक तो देखो पर्सन अथॉरिटी से आना चाहिए, इन रेफरेंस टू चार्ज आना चाहिए, और जो उसमें एडवांटेज मिल रहा है या उसको जो फायदा नुकसान जो हो रहा है वो टेम्पोरल नेचर का होना चाहिए, ना कि किसी और तरीके का। और मान लो एक सवाल है, ये मान लो बनाता है यहाँ पे कि पर्सन अथॉरिटी में सपोज करो आप कि जो जज साहब थे ना, उनकी वाइफ ने कोई प्रॉमिस कर दिया, सपोज करो ऐसा हो जाए कि जज साहब की वाइफ ने प्रॉमिस कर दिया कि भैया तुम कन्फेशन कर लो, आपकी सजा ना, मैंने बात करी है पति से, आप पति कह रहे मिनिमम सजा करके छोड़ेंगे आपको, साल भर की मुश्किल से, आप बस कन्फेशन करो। तो क्या ये माना जाएगा कि ये जो वाइफ पर्सन अथॉरिटी फॉल करती है? ये क्वेश्चन अगर बना दे तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है उसमें बोला गया है कि ये जो पर्सनल अथॉरिटी वर्ड है ना, इसका वाइड इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है, वाइड इंटरप्रिटेशन किया उसने, ठीक है। इसका मतलब कि ये भी वाइफ भी जज की वाइफ या पुलिस वाले की वाइफ या ये लोग भी पर्सनल अथॉरिटी में फॉल कर जाएंगे। भरोसा कर लेगा ना जरा जज की वाइफ है ये मुझे कह रही है, वॉलेंट्री होना चाहिए। वॉलेंट्री में कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो फिर ये कन्फेशन नहीं होगा। 24 ये कहता है कि कब कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। इसके बाद चलते हैं आगे 25-26 तक। 25-26-27 बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर पीटी के पर्पज से दो लाइन के खत्म हो जाता है। मेंस के पर्पज से 25-26-27 इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो आप 25 सिंपल कह रहा है कि नो कन्फेशन मेड अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी पर्सन। तो ये 25 और 26 से बताते हैं आपको कन्फेशन दो इज रेलिवेंट। 25-26 दोनों में कन्फेशन रेलिवेंट तो है, रेलिवेंट तो है, मगर एडमिसिबल नहीं है। 25 कहता है कन्फेशन रेलिवेंट तो है मगर एडमिसिबल नहीं, हम इसको एडमिट नहीं करेंगे एविडेंस में, इसका एविडेंस नहीं दे देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ये सुसंगत नहीं है, सुसंगत तो है मगर ये एडमिसिबल नहीं है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे चीजें होती है रेलिवेंट होती है मगर हम उसका तब भी एविडेंस नहीं देने देते, पब्लिक पॉलिसी है। मान लो ये तो मान लो आप ये समझो कि पुलिस को ये कह रहे हैं कि पुलिस को दिया गया कोई कन्फेशन मान्य नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है, हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। उसका एक सिंपल सा रूल यही है कि पुलिस कल मार पीट की कैसे करके कन्फेशन लिखवा लेगी और बाद में वहां जाके अगर आप मानने लगोगे तो पुलिस मनमानी करेगी। तो उस पुलिस की मनमानी को रोकने के लिए पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन मान्य नहीं होगा। 25 में यही और यही पूछा, सिंपल है। और उसी को एक्सटेंडेड वर्जन है 26 उसका कह रहा है कि पुलिस की कस्टडी में दिया गया कन्फेशन मान्य नहीं होगा। क्या कह रहा है 26 नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन। तो अगर पुलिस की कस्टडी में भी है, ऐसे सपोज करो कि वो जेल में बंद है और उसने अपने एक वहां पर उसको वो दे दिया, कन्फेशन कर दिया अपने एक जेल में ही किसी और एक किसी केस में बनता, उसका फ्रेंड तो नहीं कहूंगा, जो कस्टडी में एक और कोई और बंदा भी था जेल में वहां पर, तो उसको दे दिया। वो मान्य भी नहीं होगा, वो पुलिस की कस्टडी में दिया गया है, ठीक है, ठीक है। मगर सपोज करो आप इसमें एक चीज जो इसमें जो 26 से पूछने वाली चीज जो वो पूछता है कि अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। तो सपोज करो कि पुलिस की कस्टडी में आप हो, आपको कन्फेशन करना है, ठीक है, पुलिस की कस्टडी में आपको कन्फेशन करना है। तो क्या किया, पुलिस आपको लेके गई एक मजिस्ट्रेट, पुलिस को दोगे तो होगा नहीं, तो 25 में खत्म हो जाएगा। और अब पुलिस लेके गई आपको मजिस्ट्रेट के सामने, इनके सामने आप कन्फेस कर लो। पुलिस वाले ने आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, पुलिस कमरे के बाहर चली गई और मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट को आपने कन्फेस कर दिया। तो फिर क्या होगा,
तो ये एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो कन्फेशन नहीं होगा, वैसे तो ये कन्फेशन नहीं होगा, मगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अगर है तो वो डर खत्म हो गया ना, जबरदस्ती लिखवा लेंगे, ऐसे लिखवा लेंगे, वैसे लिखवा लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। यही 26 में जो क्वेश्चन जो पूछता है वो यही पूछता है कि कन्फेशन किसकी प्रेजेंस में एडमिसिबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। पुलिस की कस्टडी में भी कन्फेशन। और 27 इन्हीं का आगे का एक्सटेंडेड वर्जन है। 27 ये कहता है, 27 कहता है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज में बी प्रूव। तो 27 में क्वेश्चन होता है, एक तो डिस्कवरी स्टेटमेंट, ऐसे पढ़ लो आप, जो इसमें वर्ड तो यूज नहीं है, वो 27 का जो है डिस्कवरी स्टेटमेंट जो है ना, वो इसमें एडमिसिबल है। कोई भी नई चीज निकल के आती है, डिस्कवर होती है, तो उसको देखो कैसे यूज करना। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट। अब प्रोवाइडेड का मतलब ये हो गया कि ये इसके ऊपर वाले सेक्शन से क्या है, प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है एक तरीके से समझो 25-26 का, है ना। क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amount to a confession or not, as led distinctly to the fact that were discovered may prove। ये कहना क्या चाह रहा मैं आपको बताता हूँ हिंदी में, एकदम बहुत आसान भाषा में। 27 ये कहता है कि सपोज करो ए है, ए ने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया, पूरे कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि ए ने उसे सुनाई कि सर ऐसे ऐसे एक दिन की बात है, मैं और मेरे दोस्त दोनों जने गए जंगल में शराब पीने। हमने बैठ के एक बोतल शराब पी ली दोनों ने। उसके बाद मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कुछ बात पर लड़ाई झगड़ा होने लग गया। मैं नशे में था, मैंने अपने दोस्त को वही बोतल तोड़ी और बोतल घुसा दी और मैंने उसे मार दिया। ठीक है जी। और डेड बॉडी मैंने वहीं जंगल में छुपा दी, गाड़ दी वहां पर खोद कर, कोई मुझे पकड़ न ले। और वो बोतल के जो कांच के टुकड़े थे वो मैं वहां पर उसके साथ ही गाड़ कर मैं आ गया, सपोज हो रहा है। ठीक है। या फिर मैं बोतल अपने साथ ले आया और जो मेरे कपड़े उपड़े भी उसमें हो गए थे खून में, तो मैंने अपने कपड़े और वो बोतल टूटी हुई जो थी वो मैंने एक जगह दूसरी जगह उसमें छुपा दी। ये पूरी कहानी ए ने पुलिस को सुनाई। अब ये तो इसमें पता लग गया आपको ये कन्फेशन, और कन्फेशन कह रहा है कि 25 और 26 में, तो 25 में डायरेक्ट पुलिस को दिया है आपने, तो 26 में अगर कस्टडी में दिया है तो वो तो एडमिसिबल नहीं होगा, है ना। वो तो एडमिसिबल नहीं होगा। तो अब क्या करें, तो ये 27 से कह रहा है कि इसमें 25-26 में इस पूरी स्टेटमेंट में कोई ऐसा फैक्ट निकल कर आता है, कोई ऐसी डिस्कवरी होती है किसी चीज की जो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को पता हो सकती है जिसने ये बात बताई है, तो फिर वो आप उसको एडमिट कर सकते हैं, है ना। अब देखो कैसे। अब क्या हुआ, ये ने जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाई तो पुलिस ने कहा अच्छा ऐसे किया तुमने, चलो हमारे साथ। पुलिस ए को लेके गई मौका वारदात सॉरी, जहां पर उसने गाड़ा है। तो उसने पूछा पुलिस ने, कहाँ गाड़ दिया तुमने उसको जंगल में, इतना बड़ा जंगल है। तो उसने एक जगह पर उंगली करी, उसने कहा भाई साहब यहाँ खोदो, आप देखो यहीं पे है उसकी लाश। पुलिस ने वो खोदा और वहां से उसकी एक डेड बॉडी निकली। ठीक है जी। उसके बाद का भैया वो कपड़े और वो कहाँ है बोतल, मैंने कहा वो भी चलो चलो गाड़ी में बैठे दूसरी जगह पहुंचे 10 किलोमीटर दूर। वहां गए, वहां उन्होंने भाई साहब ने एक जगह इशारा किया, वहां पर ढूंढा ढाड़ी करी तो वहां पे कपड़े भी मिल गए और बोतल। ठीक है। 27 से कहता है कि ये जो डिस्कवरी हुई है,
अब क्योंकि डेड बॉडी गाड़ के घुसाई गई थी, कपड़े छुपाए गए थे, ये और तो किसी को पता हो नहीं सकता, जिसने करा उसी को पता होगा, ये मान के चलो, आप मान के चलो, मतलब है ही ऐसा। तो फिर ये जो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देने के उसके उसमें जो कॉन्सिक्वेंस में डिस्कवरी जो हुई है, ये एडमिट कर लेंगे हम, और बाकी की जो पूरी स्टेटमेंट है एट लेंथ, ये हम नहीं एडमिट करेंगे, 25-26 से कट जाएगी, मगर ये जो हिस्सा है इसका इतना इतना हिस्सा, ये वाला हम एडमिट कर लेंगे। ये कहना चाह रहा है 27 कि डिस्कवरी होती है, अगर कोई डिस्कवरी हो रही है किसी की इंफॉर्मेशन से, तो उतना पार्ट जो डिस्कवर्ड हुआ है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी खुद की नॉलेज में होना चाहिए, और किसी की, और ज्यादातर लोगों की नॉलेज, मतलब एक से ज्यादा लोगों की नॉलेज में, तो उसे डिस्कवरी स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, उसकी ही नॉलेज में होना चाहिए तो मानी जाएगी कि वो भैया हम उसे एडमिट कर लेंगे। क्योंकि अब बताओ, कहीं पे जो बोतल है जिससे मारा गया है, जो कपड़े हैं खून वाले, वो इसने छुपाए हैं, किसी को कैसे पता कि कहाँ है, तो ये वाले एडमिट कर लेंगे हम 27 को। जो ये कह रहा है वो ये बात कह रहा है, 27 हो गया है। फैक्ट इज डिपोल्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है ना। अब ये भी इन्होंने आगे कह, चाहे वो कन्फेशन होना हो, तो बाकी का जो हिस्सा वो तो 25-26 से कट जाएगा, और ये वाला डिस्कवरी जो हुई है ये 25-26 से नहीं कटेगा, ये एक्सेप्शन बना दिया इन्होंने 27। तो एक तो चीज ये पकड़ लो, ये मेंस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है 27, पीटी में तो नहीं पूछता। पीटी में क्या करता है, केस पूछता है कई बार, 2 केस, सॉरी एक नहीं है, एक केस में दोनों लिखवाया था आपको, अग्नू AGHNOO अग्नू नगेशिया वर्सेस बिहार, अग्नू नगेशिया वर्सेस बिहार। और दूसरा केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, DEO देवमन उपाध्याय। ठीक है जी, ये 1960 का केस है और ये 1965 का था। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 27 जो है, सेक्शन 27 इज एक्सेप्शन ऑफ 24, 25, 26। एक्चुअली पहले क्या था, ये चलता था इसमें कि जो 27 है सिर्फ 26 का एक्सेप्शन है। तो अग्नू नगेशिया और देवमन उपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 27 सिर्फ 26 का एक्सेप्शन नहीं है, ये 24 का भी एक्सेप्शन है, जिसमें इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस में आप कन्फेशन कर रहे थे। तो ये तक कहना चाहते हैं कि अगर मान लो इंड्यूसमेंट देके भी कुछ आपने कन्फेशन कराया, उसमें कुछ डिस्कवरी हो गई, कोई फैक्ट डिस्कवर्ड होगा, तो वो भी एडमिसिबल हो जाएगा। 25 में अगर मान लीजिए आपने पुलिस को कोई स्टेटमेंट और कन्फेशन दिया, वहां से कोई डिस्कवरी है तब भी, और कस्टडी में 26 तो है ही। तो इन तीनों का एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये 27 पे आप जरूर लिख लीजिएगा ना यार। ठीक है, इसके बाद 28 है, जैसे 28 तो कह रहा है, 28 तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, 28 कह रहा है कि अगर 24 वाले वो इंड्यूसमेंट जो थी, 24 में पढ़ी थी ना, इंड्यूसमेंट पढ़ी थी हमने, थ्रेट पढ़ी थी, प्रॉमिस पढ़ा था, तो कह रहा अगर ये तीनों चीजें खत्म हो गई हो, ये तीनों चीजें अगर खत्म हो गई हो, तो अगर कोई कन्फेशन किया है तो रेलिवेंट हो जाएगा, और क्या, बस इतना ही तो बोल लो, है ना। क्या कह रहा देखो, if such a confession as it referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise in the opinion of the court has been fully removed, it is relevant। तो मतलब कि अगर कोर्ट को ये हो जाए कि भैया उसके ऊपर से वो प्रॉमिस, वो थ्रेट, वो इंड्यूसमेंट का इंप्रेशन जो था वो खत्म हो चुका है। जैसे मान लीजिए वो कस्टडी में था, मजिस्ट्रेट साहब के पास आया, मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि आपको किसी धमकाया तो नहीं है, नहीं सर नहीं धमकाया। अब वो पता है ना कि आप ये कन्फेशन करोगे तो आपके खिलाफ यूज करेंगे, आपको सजा हो सकती है कि हाँ जी पता है, अब तो मुझे सजा करनी है अपने आप को। ठीक है भाई, करो तो उसका ऊपर से वो इंप्रेशन हट गया है, एलिमेंट हो जाएगा। और 29 कह रहा है, 28 को 24 के साथ आपने पढ़ लिया, 29 कह रहा है कि इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, it does not become irrelevant merely because it was made under promise of
ये कह रहा है कि सच कन्फेशन नॉर्मली मान लो कन्फेशन रेलिवेंट है 29 में, तो ये सिर्फ इस वजह से रेलिवेंट नहीं हो जाएगा। तो कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं होता? बाकी चीजों पर खरा उतर रहा है, तो किन किन वजह से खराब नहीं होगा? कह रहा है बिकॉज इट वॉज मेड अंडर अ प्रोमिसरी ऑफ सीक्रेसी। कह रहा है अगर आपने ये प्रॉमिस करके किसी से ले लिया हो कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी का अगर आपने किया था कि भैया कोई बात नहीं, चिंता ही मत, तो ये बात आपने मुझे बता दी ना, कभी किसी को बता नहीं लगेगी, ये बात तुम मेरे साथ दफन हो गई, और वो दफन में भी कोर्ट में जाके वो सब भक्ति उसमें, तो वो काम करेगा। ठीक है। और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग, या उस पर डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया है। डिसेप्शन मतलब आप ऐसे समझो तो धोखा सा दिया है। मान लो कि ऐसे दिखाया जा रहे तुम्हारी माँ की डेथ होने वाली है ना, या मतलब बाप कह रहा है कि तुम मरी जाऊंगा बेटा, तुझे कुछ बोल रहा है बोल दे, उसे बोल दिया, बाप ने बता दिया कि तो बनाना लायक इसने कन्फेशन किया है। और व्हेन ही ड्रंक, अब सपोज करो कि जिसने कन्फेस किया वो पी के कर लिया, नशे में था वो, तो नशे का कोई वो नहीं है, पी के किया तो किया। और बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, मतलब ऐसा किसी क्वेश्चन का उसने आंसर कर दिया जिसका उसे लॉ में आंसर करने की जरूरत नहीं थी, वो बाउंड नहीं था आंसर करने के लिए, मगर उसने उसको आंसर कर दिया कि नहीं अब आपने पूछ लिया है तो मैं बता कर रहूंगा कि हाँ हाँ। जैसे मान लो पुलिस वाला पूछे सपोज करो कि क्या आपने उसे मारा है, मान के चलो, और आपको इम्यूनिटी है कि आप बाउंड नहीं हो, आप नहीं बताना चाहते हो, मगर फिर भी आपने कहा हाँ मैंने मारा है, तो वो आपके खिलाफ जा सकता है कन्फेशन, है ना। और कह रहा है कि whatever may have been form of those caution, because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him। कह रहा और पांचवा इन्होंने एक को ले लिया कि मान लो उसे वार्न नहीं किया गया था कि अगर आप ये कन्फेशन करोगे तो आपके खिलाफ यूज हो सकता है और आपके खिलाफ जा सकता है। ये अगर 4-5 चीजें हो तब भी कन्फेशन क्या होगा, रेलिवेंट ही होगा, रेलिवेंट नहीं होता इन वजह से। कौन सी है कि आपने सीक्रेसी में ले लिया, डिसेप्शन प्रैक्टिस कर दिया, है ना, वो पी रखी थी उसने, वो ऐसे आंसर भी जो आपको देने की जरूरत नहीं थी, और उसे वार्न नहीं किया जाता कि भैया आप ये कन्फेशन देने जा रहे हो ना, ये देते ही समझ लो आपके खिलाफ यूज करेंगे, आपको सजा हो सकती है, ऐसा तब भी कन्फेशन आपका काम करेगा 29 के। ठीक है। अब आ जाओ 30, इसका लास्ट सेक्शन, एक बार फिर 1 से लेकर 31 तक रिवाइज कर लेना। कह रहा है कि व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर सेम ऑफेंस, ये कह रहा है एक से ज्यादा लोग, तो मान के चलते हो ए बी सी, सपोज करते हैं कि 3 लोग, इसकी प्री कंडीशन क्या है कि व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, ट्राई हो रहे हैं, तो मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है इनका सेम ऑफेंस के लिए जॉइंटली ट्राई हो रहा है, ये प्री कंडीशन है जो 30वां बता रहा है उसके लिए। कह रहा है कि इनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है, मतलब कि एक ही ट्रायल में सेम ऑफेंस के लिए तीनों लोग, एक से ज्यादा लोग ट्रायल हो रहा है। ठीक है। एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन, तो मान लो सपोज करो ना सी ने ना एक कन्फेशन किया, एक किसी व्यक्ति ने कन्फेशन किया, अफेक्टिंग हिमसेल्फ, और कन्फेशन तो खुद को अफेक्ट करेगा, एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, इसने क्या करा, कन्फेशन करा, कन्फेशन नालायक ने ये बोल दिया कि हाँ सर मैंने बी और ए के साथ मिलकर डी को मार दिया, इसने बोला सी ने कि मैंने बी और ए के साथ मिलकर डी को मार दिया, तो खुद को तो इसने फंसवाया, ए और बी को लपेट लिया इसका। सम अदर पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर पर्सन ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, प्रूव्ड का मतलब होता है कि कन्फेशन इसने जो किया है तो ये प्रूव होगा। प्रूव इन द सेंस ये कहना चाहता है कि मान लीजिए प्रूव कोई चीज कब होती है, जब मान लो गवाही दे दी, उसको क्रॉस की अपॉर्चुनिटी थी तो क्रॉस हो गया, या अपॉर्चुनिटी थी तो उसका टाइम निकल गया, तभी तो आप कहोगे प्रूव हो गया, तो वो प्रूव हो गया कि हाँ भाई कन्फेशन इसने किया, वो वॉलंटरी किया, ये वो फलाना सब कुछ हो गया। द कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन, यही पूछेगा आपसे वो, कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन,
कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इसको कंसिडरेशन में ले सकता है। तो कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लोगों का जॉइंटली ट्रायल हो रहा था सेम ऑफेंस के लिए, और उसमें एक आदमी ने खुद को और बाकियों को भी लपेट के कन्फेशन कर दिया और वो प्रूव हो गया, तो कोर्ट सी के खिलाफ तो ले ही सकती है ऑब्वियसली बात है, मगर चाहे तो ए और बी के खिलाफ भी इसे कंसिडरेशन में ले सकती है कि इन्होंने भी किया है। अब देखो यहां पर क्या है, 30 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो कोर्ट कंसिडरेशन में ले सकती है, वैसे कन्फेशन जो करता है उसके खिलाफ होता है। कन्फेशन का मतलब ये है कि एक्यूज ने अपने खिलाफ किया है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आदमी क्या करता है कि अपने खिलाफ तो करता ही, साथ ही अपना गिल्ट को किसी और पर डालने के लिए या अपनी गिल्ट कम दिखाने के लिए, अपना रोल कम दिखाने के लिए उस ऑफेंस में कहानी जो सुनाता है, वो कहता है सर मैं तो बस कुछ नहीं था, मैं तो गाड़ी चला रहा था, इन लोगों ने बोला चला घूमने चल रहे हैं, और वहां पे हम गए, वहां इन लोगों ने जाकर लड़ाई वड़ाई शुरू कर दी, मुझे तो पता ही लगा वहां क्या हुआ, और बी ने चाकू निकाला, ए ने डी को पकड़ा और बी ने मार दिया। अब सी बता तो रहा है कि कन्फेशन वही मैं था, वहां पर ये हुआ था वो हुआ था, पर अपनी गिल्ट नहीं बता रहा है, कन्फेशन कर रहा है और ए बी पे पूरा इल्जाम डाल दिया। तो इसलिए ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है ना। बस क्या है कि कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, कोर्ट सिर्फ उसको कह सकते हैं एक तरीके से, कुछ अगर कहीं हल्का फुल्का डाउट है और वो डाउट क्लियर करना है तो कोर्ट उसके उस कन्फेशन का इस्तेमाल कर सकती है, कोर्ट अपने कंसिडरेशन में ले सकती है उनके खिलाफ या बी के खिलाफ। ये 30 कह रहा है। तो इसमें 2-3 चीजें पकड़ लेते, देखो एक बहुत प्री कंडीशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए इनका, है ना, सबका सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए। तब अगर एक ने अगर कोई मान लीजिए वो कर दिया तो फिर कोर्ट क्या करेगी, बाकी क्लब भी चाहे तो मे वर्ड है शेल लेंगे, उसकी मर्जी है, चाहे तो वो कंसिडरेशन में ले सकती है। ठीक है जी, ये हो गया 30। और इसका एग्जाम्पल भी आप देख लो, ये भी कभी कभी पूछ देता है। क्या एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। अब देखो ए और बी पे ना जॉइंट ट्रायल चल रहा है, इन्होंने सी का मर्डर किया। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड, ए ने मान लो यहाँ पे कन्फेशन किया था, ए ने ये प्रूव कर कहा गया बी एंड आई मर्डर सी, इसने बोला बी और मैंने मर्डर किया था सी का, तो खुद को भी लपेटा उसे भी लपेटा। कह रहा था कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज एन एच बी, तो कोर्ट अगर चाहे तो बी के खिलाफ भी इसको कंसिडरेशन में ले सकती है। ठीक है, अब देखो बी को देखो, एज ये जो बी एग्जाम्पल इसका बी है, ये पूछता कई बार इसमें एग्जाम्पल जो बी है, तो मैं आपको प्री कंडीशन बता रहा हूं कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, उसी पे देखो ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। अब यहां पर जो है एग्जाम्पल बी में बता रहा है ए के खिलाफ ट्रायल चल रहा है कि इसे सी को मारा है, इसको मर्डर हुआ है, ये के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, अकेला ट्रायल हो रहा है इसका। There is evidence to show that C was murdered by A and B and that B said A and I murdered C. अब क्या कह रहा है, B ने मान लीजिए कहा है, अब B का ट्रायल नहीं हो रहा, B कह रहा है कि A और मैंने मिलकर मारा है, ऊपर भी यही कहते हैं A और मैंने मिलकर मारा है, और यहां भी B वही कह रहा है मैंने और A ने मिलकर मारा है, मगर इसका इस्तेमाल आप इसके खिलाफ नहीं कर पाओ क्योंकि यहाँ पे जॉइंट ट्रायल नहीं है। बस जॉइंट ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का कन्फेशन दूसरे के खिलाफ यूज करने के लिए। तो अगर ए और बी का जॉइंट ट्रायल हो रहा होता तो ये कन्फेशन हो जाता, मगर क्योंकि अलग बी अलग है और ए का अकेले का ट्रायल हो रहा है, इसलिए इसका नहीं माना जाएगा। यही एग्जाम्पल पूछता है। तो ये आप ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट ट्रायल हो दोनों का। तो हमने खत्म कर लिया अपना, क्या कर लिया, एडमिशन कन्फेशन तक हमने खत्म कर लिया। ठीक है जी, अब देखो हम एक से लेकर अगर इसे एक बार रिवाइज कर ले बहुत ही आसानी से, तो हमने पहली बात क्या पढ़ी थी हमने शुरुआत में कि इसे ड्राफ्ट किसने किया है, जेम्स स्टीफन ने किया है, हमने पढ़ा था 1872 में आया था, ये हमने पढ़ा था 1 सितंबर 1872 पूछता है ये डेट कभी कभी। ठीक है, एग्जॉस्ट है, कंसोलिडेट है, मतलब कि ये अपने आप में सफिशियंट है एविडेंस के ऊपर, ये हमने पढ़ लिया पीटी के पर्पज से। फिर हमने पढ़ लिया क्या कि ये हर तरीके की प्रोसीडिंग पे लगता है, कोर्ट मार्शल पे भी लगता है, सिर्फ नेवी आर्मी और
तुम्हारा ये नेवी, आर्मी और कौन सी होती है एयरफोर्स, इसके कोर्ट मार्शल पे नहीं लगता है। और दूसरा कि एफिडेविट्स पे नहीं लगता है ना। और एक चीज होती है कि आर्बिट्रेशन में इसका इस्तेमाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्या था, इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज था, डेफिनेशन थी कि कोर्ट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। कोर्ट वो सारे लोग होते हैं, जज मजिस्ट्रेट वो सब लोग जो कि लीगली ऑथराइज होते हैं एविडेंस लेने के लिए, मगर आर्बिट्रेटर को छोड़ कर, आर्बिट्रेटर को जो छोड़ना है यही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्ट क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि फैक्ट क्या होता है, कुछ भी फैक्ट होता है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, फलाना ढिमना, सब कुछ फैक्ट है। और ऐसी मेंटल कंडीशन जिसके लिए आप कॉन्शियस हो वही फैक्ट है। और फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक रेलिवेंट होता है, एक फैक्ट इश्यू होता है। और फैक्ट इश्यू और रेलिवेंट होता है, इसको किसने बताया था, मुनीर जस्टिस ने बताया था। और फैक्ट को मेंटल और फिजिकल होते हैं, दो टाइप में जो क्लासिफाई किया है वो बेंथम ने किया। ठीक है। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या है। रेलिवेंट फैक्ट वो है जो कि 6 से लेकर 55 तक दिए हो, ये वही रेलिवेंट। सिंपल। फैक्ट इश्यू क्या है कि भैया अगर फैक्ट इश्यू हुआ है जो कोई ऐसे फैक्ट जो मान लो कि किसी राइट का, किसी मतलब के अधिकार का, लाइबिलिटी का, डिसेबिलिटी का होना ना होना, उसकी प्रकृति या उसकी एक्सटेंट वगैरह को बताता है, असर्ट करता है, डिनाई करता है, वही फैक्ट इश्यू होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि रेलिवेंट फैक्ट को बोला जाता है फैक्टा प्रोवेंसिया और फैक्ट इश्यू को बोला जाता है फैक्टा प्रोवेंडम। याद कर लेना, पूछ लेता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो हमने आसान था पूछ लेता। एविडेंस हमने पढ़ा था कि ओरल एविडेंस कौन से होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होते हैं। तो ओरल वो होते हैं जब कोर्ट आपको परमिट करता है या रिक्वायर करता है कि आप कुछ कोर्ट में आके बोलो। और डॉक्यूमेंट्री कौन से होते हैं, जो इंस्पेक्शन के लिए आप कोर्ट में सबमिट करते हैं। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट वगैरह आप वो डॉक्यूमेंटेशन। इसका प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, तो इसमें सबसे ज्यादा पूछता है वो नॉट प्रूव्ड पूछता है। तो जो प्रूव नहीं हुआ, डिस्प्रूव नहीं हुआ, नॉट प्रूव है। प्रूव का मतलब क्या होता है, कोर्ट बिलीव कर रहा है कि एग्जिस्ट करता है, या फिर और कॉमन मैन के दिमाग से देखा जाए तो उसे लगेगा वो एक्ट उसके पकड़ेगा कि हाँ भाई ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो प्रूव मान लो। डिस्प्रूव में वही था कि कोर्ट बिलीव कर रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर एक आदमी ये मान के चलता कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, उस पर एक्ट करता, तो डिस्प्रूव होगा। नॉट प्रूव मैंने आपको बताई दिया। ठीक है। इसका सेक्शन हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 4 पढ़ा था, मे प्रिज्यूम, सेल प्रूव, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर ले और चाहे तो बोल दे कि ले आओ भैया एविडेंस ले आओ, उस पर प्रूव करो इसको। शेल प्रूफ में कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि भैया इस पे हमने मान लिया, आप इसे रिबट कर लो, हम तो मान के चल रहे प्रूव है। जब तक आप इसे डिस्प्रूव नहीं कर दोगे, प्रिज्यूम कर लिया उसने, तो हम तो मान के चल रहे हैं कि ये है, अब आप इसमें एविडेंस लाके इसे रिबट कर दो। और कंक्लूसिव तो है कि अगर एक फैक्ट को दूसरे का कंक्लूसिव मान लिया तो एक को प्रूव करने के बाद बी के लिए ना आप उसे डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस दे सकते हो, कंक्लूसिव। इसके बाद हमने सेक्शन 5 पढ़ा था कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस किसमें, सेक्शन 5 में। तो सिंपल बताता कि भैया कोई भी रेलिवेंट फैक्ट है और फैक्ट इशू है, उसके होने ना होने के लिए आप चाहे एविडेंस दे सकते हैं, राइट है आपको। और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताती है। सीपीसी में अगर आप कहीं पे प्रोहिबिट कर रखा है, रोक लगा रखी है, तो आप उस पर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। हमने टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस भी देखा था, सेक्शन 5 में होती है। सेक्शन 6 में हमने देखा था रेस्ट जेस्ट, सेम ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए कोई फैक्ट है, फैक्ट इशू नहीं भी अगर कनेक्टेड है इस तरीके से कि सेम ट्रांजेक्शन में फॉल कर रहा है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। और ये दोनों प्रोसीडिंग होता है, सिविल क्रिमिनल दोनों होता है। इस पे एक केस है सेक्शन 6 पे, मेरे को याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क है, इसलिए पूछ लेता है कभी। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। ये 1973 का ये टेप रिकॉर्डर से रिलेटेड केस था। तो अगर पूछते कि टेप रिकॉर्डर किस सेक्शन में रेलिवेंट होगा, तो आप याद रखना कि सेम ट्रांजेक्शन सेक्शन 6 में आर एम मलकानी ने ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि टेप रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डिंग होती है वो सेम ट्रांजेक्शन में होती है, वो कंटेम्प्रेरी होती है ना, सेम ट्रांजेक्शन उसे माना गया और उसको रेलिवेंट करके एडमिसिबल कर दिया। तो ये आप सेक्शन 6 पे याद रखिए। 7 में हमने क्या पढ़ा था, सीईओ पढ़ा था हमने, कॉज इफेक्ट और ओकेजन पढ़ा था हमने, यही हमें पकड़ के रखना है।
कि रेलिवेंट फैक्ट ऑफ फैक्ट इशू का अगर कोई कॉज है, फैक्ट है, कोई ओकेजन है, रेलिवेंट, वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। और दूसरी बात की कोई स्टेट ऑफ थिंग है या अपॉर्चुनिटी है, वो सब रेलिवेंट हो जाएंगे। और इसी में हमने पढ़ा था लास्ट सीन थ्योरी, वो इसी में रेलिवेंट होते हैं। सेक्शन 7 में लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सीपीएम पढ़ा था, कंडक्ट, प्रिपरेशन, मोटिव। और कंडक्ट जब आपको याद आ जाएगा, सीपीएम याद आ जाएगा, तो आपको इसकी एक्सप्रेशन याद आ जाएगी कि कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आती है, मगर अगर वो किसी एक्ट से जुड़ी हुई है, उसके साथ एक्ट भी था जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगी। और इसके हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ी थी और एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि अगर आपने कंडक्ट अगर किसी का रेलिवेंट है, तो आपने कोई स्टेटमेंट किसी के सामने कही और उसको इफेक्ट कर रहा है, उसके कंडक्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। सेक्शन 9 में टीआईपी थी, और वही था इसमें कि अगर कोई फैक्टर जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इन्फ्रेंस को रिबट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आइडेंटिटी किसी की स्टेब्लिश कर रहा है, ट्रांजेक्शन को बता रहा है, तो वो सारे फैक्टर रेलिवेंट हो जाएंगे। इसमें हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मैंने आपको बताया था। 9 में हो जाएगा। 10 में क्या था, कॉन्स्पिरेसी थी। अब एक आपको और सिर्फ इतना भी याद आ जाए ना कि 10 में कॉन्स्पिरेसी थी, अब पूरा 10 याद आ जाएगा कि अच्छा कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है। तो अगर मान लो किसी भी आदमी ने पहली बार जब कॉन्स्पिरेसी करी है ना, उसके बाद जब जब कुछ भी कहा, करा, लिखा, सब कुछ रेलिवेंट हो जाएगा। इस काम के लिए कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी और उसकी कौन कौन पार्टी थी सबके लिए। 11 मैंने आपको बताया था कि जो कहीं रेलिवेंट नहीं है वो 11 में रेलिवेंट होता, प्ले ऑफ एलिबाई इसी में था। दूधनाथ पांडे मैंने आपको बताया था, केस इसी में था, लैंडमार्क केस था। 12 मैंने आपको पढ़ाया था, 12 को मैंने पकड़ के 52, 53, 54, 55 भी साथ साथ आपको पढ़ाया था कि 12 में क्या था कि किसी भी सूट में, तो सिविल पे लगता सूट आते ही, ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा सिविल पे लग रहा है, कौन सा क्रिमिनल पे लग रहा है। तो कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सिविल है, जैसे कि 23 आपने देखा था वहां पर, जैसे 12 सिर्फ सिविल है, और ज्यादातर में सिविल क्रिमिनल दोनों होता है, सूट एंड प्रोसीडिंग दोनों की बात करता है, तो वहां तो इशू नहीं है। सेम ट्रांजेक्शन में कभी पूछ लेता है सिविल और प्रोसीडिंग दोनों की, तो वो चीज आ जाती है। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद हाँ 12 का मैं बता रहा था क्या था, तो 12 में था कि अगर कोई फैक्ट अमाउंट ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, तो वो फैक्ट क्या है, वो रेलिवेंट होगा। और 52 सिर्फ स्पेशलिस्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था कि अगर किसी का कैरेक्टर है सिविल में, क्या होगा, वो इररेलीवेंट हो जाएगा अनलेस कि वो खुद फैक्ट इशू ना हो। और 55 ने उस पर कुछ और ही बता दिया। 55 ने कह दिया कि भैया अगर जो प्लेंटिफ है उसका कैरेक्टर अगर डिटरमाइन करने में अमाउंट ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, तो उसका रेलिवेंट हो सकता है। तो एंड ये आता है हमारे पास कंक्लूजन कि प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलिवेंट होता है अमाउंट ऑफ डैमेजेस वाले मैटर। तो 55 में यही बता दिया था कि जब बात यहां तक आई है कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों को इंक्लूड करता है, और जनरल रेपुटेशन होनी चाहिए, जनरल डिस्पोजिशन होनी चाहिए, पर्टिकुलर आप इंस्टेंस मत बनाना। ठीक है जी, 52 हो गया, 55 हो गया। 53 कहता है गुड फेथ, गुड कैरेक्टर क्या है, रेलिवेंट है। और 54 आपको बताता है कि बैड कैरेक्टर रेलिवेंट है अनलेस एंड अनटिल कि आपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस कर दिया, है ना। 54 यही था ना। इसके बाद क्या था उसमें, इसके बाद 2 एक्सप्लेनेशन थी, और वो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि अगर खुद ही बैड कैरेक्टर का फैक्टर इशू है तो कोई इशू नहीं है, तो फिर आप खूब बैड कैरेक्टर पे एविडेंस दो। और दूसरा कह रहा है कि बैड कैरेक्टर के लिए प्रीवियस कन्विक्शन से बढ़िया कर सकता है, तो एविडेंस होता है। ठीक है। और 53A इसमें 2013 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें क्या होगा कि अगर किसी के रेप वगैरह जैसे मैटर में कंसेंट की बात आ रही है, तो फिर उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं, आप उसके लिए एविडेंस नहीं दे सकते कि उसका कैरेक्टर ऐसा था या इसका ये था वो था, उस पर आप नहीं दे सकते कंसेंट के, उसमें एविडेंस दे सकते कि उसकी कंसेंट अच्छी थी कि नहीं थी, या थी कि नहीं थी, क्वालिटी कैसी थी और थी भी कि नहीं थी। तो ये आप 2013 से अमेंड करके जोड़ा गया। 13 में हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये बात आ जाए कि कस्टम और जो वो है राइट जो है ना, कि वो है भी कि नहीं, तो इसमें 2 चीज आप याद रखना, कोई भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो जिसमें क्लेम करा हो गया, डिनाई करा गया हो, क्रिएट करा गया हो, कुछ भी करा गया हो ना, वो सब रेलिवेंट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट था फिर। 14 में हमने बहुत सारी चीजें, जैसे स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटेंशन हो जाता है। एक बार पूछ रहा था इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, इलविलनेस, गुडविल, सब कुछ आ रहा था इसमें। और स्टेट ऑफ बॉडी वगैरह भी है, वो सब रेलिवेंट होती है। उन्होंने एक बात और कही थी कि भैया जिनकी बात कर रहे हो ना आप अभी स्टेट ऑफ माइंड की, वो जनरल नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही पर्टिकुलर होनी चाहिए, जिसके बारे में बात करो उसी के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता 14 से।
15 में क्या था कि अगर ये हो कि भैया ये इंसिडेंटल था कि एक्सीडेंटल था, यही बढ़िया रखना है, तो फिर क्या करेंगे कि अगर सिमिलर ऑकरेंस का अगर कुछ ऐसा मैटर है तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। और 16 कह रहा था कि अगर भैया कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कुछ होता है तो नॉर्मली होता ही, अगर वो हुआ है तो वो भी रेलिवेंट है। 17 से लेकर 31 तक हमने एडमिशन, 17 में मतलब डिफाइन करता है कि हर स्टेटमेंट, ओरल, रिटर्न सब कुछ होंगी, सब होंगे अगर वो इन्फ्लुएंस को सजेस्ट कर दी है फैक्ट रेशियो रेलिवेंट फैक्ट से, ठीक है ना। 18, 19, 20 में था कौन कौन कर सकता था, 18 में 5 लोग थे, कौन था, पार्टी थी, उनके एजेंट थे, कोर्ट मानता के एजेंट, ऑथराइज थे। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर आपने दी है तो स्टेटमेंट आपकी एडमिशन हो जाएगी, अगर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आप नहीं थे तो नहीं होगी। अगर आपका पिक्यूनरी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट था और आप उस टाइम उस कैरेक्टर में थे तो आपकी स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगी। अगर आपसे किसी ने ड्राइव किया है तो आपकी स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगी, अगर आप उस टाइम उस कैरेक्टर में होने चाहिए। 19 कहता है कि अगर थर्ड पर्सन की पोजीशन और लायबिलिटी को डिटरमाइन करने की बहुत जरूरत है अगर दो लोगों के केस के बीच में, तो उसमें से अगर वो थर्ड पर्सन किसी एक पे केस कर देता तो वहां पर वो रेलिवेंट होती, तो यहाँ भी वो रेलिवेंट हो जाएगा, वो इसकी स्टेटमेंट एडमिशन मानी जाएगी। और इसमें भी एग्जाम्पल 20 कहता है कि अगर किसी तीसरे को आपने एक्सप्रेसली आपने रेफरेंस के लिए भेजा इन्फॉर्मेशन के लिए कि जाओ उससे पूछ लो, तो वो उसकी भी स्टेटमेंट रेलिवेंट। 21 कहता है कि एडमिशन रेलिवेंट होते हैं, अपने खिलाफ आप ऐसे मतलब प्रूव कर सकते हो, अपने पक्ष में नहीं कर सकते। 3 एक्सेप्शन दे दिए थे कि अपने पक्ष में भी कर सकते, कब कि 32 में अगर वो रेलिवेंट होती है, या फिर कोई ऐसी स्टेट ऑफ माइंड वगैरह थी जब वो एग्जिस्ट करती थी आपने तब वो दी थी, और उसके साथ आपका जो कंडक्ट था वो ऐसा था कि वो उसने फॉल्सहुड को इम्प्रोबेबल करा था, और या फिर एडमिशन खुद में कहीं और अगर रेलिवेंट था तो वहां जाके भैया प्रूव कर लो, हमें क्या प्रॉब्लम। ये कर रहा था 21। 22 कह रहा था कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट उसका कंटेंट का ओरल एडमिशन मत करना, कब तक मत करना, 2 कंडीशनों कर सकते हो, या तो आपको सेकेंडरी एविडेंस के लिए आपको आप एंटाइटल हो, या फिर आप उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में आ जाओ। 22 से कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की आप बात करो तो सिर्फ जेन्युइननेस के मामले में आप ओरल एडमिशन दे सकते हो। 23 कहता है कि सिविल में देखो ना 2 कंडीशन होती है, तब आपका वो नहीं माना जाएगा, रेलिवेंट नहीं होगा आपका एडमिशन। कब नहीं होगा, यार आपने एक्सप्रेसली कह दिया था कि भैया इसका एविडेंस यूज मत करना, या कोर्ट ये इन्फर कर पा रहा है कि कंडीशन ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसमें ये रहा होगा कि इसका एविडेंस ना दिया जाए। 24 कन्फेशन की बात कर रहा हूँ, 24 कहता है इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस में दिया गया कन्फेशन कन्फेशन नहीं है, ठीक है। 28 कहता है कि अगर इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस हट गया तो फिर कन्फेशन बढ़िया है, रेलिवेंट हो जाएगा। 24, 28 एक साथ पढ़ लिया आपने। 25, 26, 27 एक साथ पढ़ लो। 25 में कह रहा है पुलिस को दिया गया, और 26 कह रहा है कि उसकी कस्टडी में दिया गया, कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा। 26 में और बता दिया कि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दोगे तो काम चल जाएगा। 27 में कह दिया कि भैया आपका कन्फेशन तो भले ही ना होगा, अगर कुछ नया डिस्कवर कर लिया हमने तो फिर वो एडमिसिबल हो जाएगा। इस पर मैंने यूपी वर्सेस बिहार और यूपी वर्सेस देवेगौड़ा उपाध्याय का वो केस बताया जिसमें बताया गया कि ये 24, 25, 26 का एक्सेप्शन है। 28 हमने 24 का पढ़ लिया। 29 कहता है कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर के कन्फेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपने सीक्रेसी में ले लिया, ड्रंक में ले लिया, या डिसेप्शन प्रैक्टिस कर दिया, या उसको आंसर नहीं करना था उसने कर दिया, या फिर आपने उसे बॉन्ड नहीं किया था। और 30 कहता है कि अगर मान लीजिए 2 लोगों का जॉइंट ट्रायल हो रहा है, किसी एक ने कन्फेशन किया और दूसरे को भी लपेट लिया, तो कोर्ट उसे कंसिडरेशन ले सकता, सब्सटेंटिव तो नहीं वो कंसिडरेशन ले सकता। जॉइंट ट्रायल जब प्रीकंडीशन। और 31 कहता है कन्फेशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, क्या होता है जी, स्टॉपल हो सकता है। जैसे मैंने आपको भी कहानी की तरह सुनाया ना, ऐसे ही आपको भी कहानी की तरह 2-2 वर्ड में पूरा याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है। ये अगर आपको याद है ऐसे तो आपका कभी पीटी नहीं होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँ, समझ रहे हो आप। अब हम इसे करते हैं 32 से शुरू करते हैं, या आज नहीं करते, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल करते हैं इसको 32 से शुरू, ठीक है क्लास, चलिए ओके।